नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कालाबाजारी पर ताला कब? जी हां, उत्तराखंड में कोरोना का तांडव एक तरफ बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाइयों की कमी लोगों की जान ले रही है। वहीं ऑक्सीजन, वैक्सीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। रिपोर्ट देखिए। कालाबाजारी से आखिर कब तक होगी लोगों की मौत? आखिर कालाबाजारी पर ताला कब? हो रही कार्रवाई तो क्यों नहीं लग रही रोक? प्रशासन की तरफ से ये किस तरह की कार्रवाई? कोरोना के आंकड़े अब भयावह रूप लेते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 9,642 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 137 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 67,000 से ज्यादा पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 2,29,993 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 1,54,132 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,979 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के आंकड़े बढ़ने के साथ सवाल उठता है कि आखिर कोरोना के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्यों कोरोना से इतने लोगों की मौतें हो रही हैं? मौत के पीछे तो एक ही तर्क निकलता है, वो है मरीजों को सही से इलाज ना मिलना। अस्पताल बदहाल स्थिति में है। लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है तो कोई वैक्सीन के लिए, तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। अस्पताल के इतने चक्कर काटने के बाद भी मरीजों के परिजन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे और वो अपनों को खो रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर क्यों मरीजों को इलाज के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही? इसके पीछे एक ही तर्क है, वो है कालाबाजारी। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीन की कालाबाजारी इन दिनों जोरों पर है। हालांकि कालाबाजारी को लेकर पुलिस सख्त है। इसी बीच देहरादून में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने जनपद की 158 टीमें और एसटीएफ की 10 टीमें लगाई हैं। अब तक सभी टीमों की तरफ से 787 दबिश दी गई हैं, जिसके तहत कोरोना के दौरान राज्य में कालाबाजारी को लेकर कुल 15 मुकदमे और 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 110 बरामदगी दर्ज की गई हैं। ये बहुत ही अमानवीय कार्य है जो लोग इस तरह का कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक विश्व स्तरीय महामारी आपदा है, उसमें भी जो लोग अपने मुनाफे का सोच रहे हैं या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है और माफ करने लायक नहीं है। ऐसे हमने 25 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जो या तो नकली दवाई बेच रहे थे, या ओवर रेटिंग कर रहे थे, या कालाबाजारी कर रहे थे, या जमाखोरी कर रहे थे। तो ये सबसे मैं अपील करता हूँ कि ये सब छोड़ दें, अन्यथा हम लोग इस पे एनएसए भी लगाने पर विचार कर रहे हैं। कालाबाजारी को लेकर सियासत भी जोरों पर है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में रस्साकशी का खेल जारी है। उत्तराखंड में किसी भी तरह की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी महोदय ने सख्त आदेश किए हैं पुलिस को कि कोई भी कालाबाजारी करता हुआ अगर पाया गया और किसी भी तरह से किसी भी सामान का अतिरिक्त मूल्य किसी ने वसूला तो उसके खिलाफ रासुका लगाई जाएगी। और भविष्य में भी जो कोई भी इस प्रकार का काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, कालाबाजारी और जमाखोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा या मूल्य से अधिक दाम वसूलता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से प्रतिदिन हम जो है मन को झकझोरने वाले और हृदय विदारक जो तस्वीरें हैं वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि जो सरकार अपने दावे कागजों पे और लोगों के सामने कर रही है वो धरातल पे सिर्फ और सिर्फ शून्य है। अब जिस तरीके से सरकार दावे भले ही कर ले कि वो पोर्टल के माध्यम से लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है या पर्याप्त ऑक्सीजन की बात करती है, बेड की बात करती है, वेंटिलेटर की बात करती है, लेकिन जब आप उन सारे दावों को धरातल पे खोजने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही होती, अगर बेड की व्यवस्था इतनी अच्छी होती कि हर मरीज को बेड उपलब्ध होता बिना किसी मशक्कत के, तो आज जो पूरे प्रदेश में मृत्यु का हम तांडव देख रहे हैं वो हम ना देखते। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जिस तरीके से प्रतिदिन जो मृत्यु
दर है उत्तराखंड की वो है 1.42%, जो कि नेशनल जो मृत्यु दर है वो है 1.14। तो उत्तराखंड की मृत्यु दर भी नेशनल मृत्यु दर से ज्यादा है। और इन सब बातों के बीच भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पास हर सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे पास दवाओं की कमी नहीं है, हमारे पास बेड उपलब्ध है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, तो ये वही बात हो जाएगी कि मुल्क आंसुओं में भीग गया है, लेकिन और हाकिम कह रहा है सब ठीक ठाक है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। सवाल तो यहाँ ये उठता है कि जब पुलिस की तरफ से कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है, तो क्यों कालाबाजारी पर ताला नहीं लग पा रहा? आखिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो हालात नहीं सुधर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। की किल्लत की कालाबाजारी को लेकर जहां लगातार सवाल उठ रहे थे, इस बीच चर्चा करने के लिए प्रभाकर उनियाल बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रभाकर जी, जिस तरीके की स्थिति बन चुकी है प्रदेश की, देखिए जहां 10वें स्थान पर उत्तराखंड पहुंच चुका है, यहां पर तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर क्यों ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है? देखिए, ये जो आपदा जिस स्तर की है, संक्रमण जितना बड़ा है, ये से पूरा विश्व त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। सारी राज्य सरकारें चाहे किसी भी दल की हैं, महामारी का आकार बहुत बड़ा है और उस आकार के सामने जितनी भी तैयारियां थी वो छोटी पड़ी हैं हर जगह। अब जो सरकार है, प्रदेश सरकार, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बना रही है। सारा ऑक्सीजन सिलेंडर की सब व्यवस्था कर दी गई है। सांसद और विधायक, जैसे सांसद अनिल बलूनी, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर गुजरात से मंगाए हैं। ये विधायक हैं रायपुर के, उन्होंने मंगाए हैं। सरकार ने सब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कर दी है। इसी प्रकार से दवाइयों की व्यवस्था बाहर से मंगा दी गई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने रुचि लेकर के दवाइयां मंगाई है। सब प्रकार की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये जरूर है कि जितनी बड़ा संक्रमण है उसके मुकाबले थोड़ा सा, क्योंकि संक्रमण का दायरा बहुत बड़ा है, और जो संक्रमण का दायरा बहुत बड़ा है तो यह लोगों का चूंकि अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। जो सावधानियां हैं, घर में बने रहना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब चीजें अब इसके लिए भी सख्ती की जा रही है। और जहां तक ये कालाबाजारी का प्रश्न है, ये प्रवृत्ति लोगों की जो मुनाफाखोरी की, जमाखोरी की और ऐसे मौके पर फायदा उठाने की ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत घातक प्रवृत्ति है। बहुत सारे मौकों पर पहले भी दिखाई देती रही है। ये बहुत मानवता के ऊपर इस प्रकार के जो लोग हैं ऐसे अवसरों पर ये करते हैं। ये मानवता के ऊपर कलंक है। सरकार उनके विरुद्ध रासुका लगा रही है, जितना सख्त किया जा रहा है सब कर रही है। और स्थिति काफी हद तक, क्योंकि ये जो कोई अगर ऐसी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है उनको हतोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा ना हो, उनको कड़ा दंड दिया जा सकता है, वो सरकार कर रही है। और स्थिति में धीरे धीरे करके हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि ये सुधार देखने में सामने आएगा। और जहां तक है अब ये मौत का ये जो आंकड़ा जो आप बता रही हैं, ये ठीक है कि मृत्यु का आंकड़ा या संक्रमण का आंकड़ा उत्तराखंड में काफी बड़ा है। ये बड़ा है, लेकिन ये जो उपाय किए गए हैं, कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है, और इस प्रकार के उपायों से यदि संक्रमण, लेकिन कर्फ्यू का भी पालन तो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास लौटेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ऐसे में कालाबाजारी पर रोक लग पाएगी क्या? 787 दबिश दी जाती है और सिर्फ 25 लोगों पर कार्रवाई होती है। आपको नहीं लगता ये बहुत कम लोगों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस तरीके से कोरोना संक्रमित के मरीज डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए चिंता कर रहे हैं जी। और न तो बेड मिल पा रहा अपने मरीजों को, न ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल पा रहे हैं, और न
इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन होते हैं, जिसमें हम कालाबाजारी की अभी बात कर रहे हैं। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम कालाबाजारी रोक रहे हैं और उसमें कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे, हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे, सरकार भी कह रही है। मैं भी पुलिस के अधिकारियों के बयान भी सुन रहा था। लेकिन अगर कालाबाजारी नहीं होने देंगे तो इस तरीके की कालाबाजारी हो क्यों रही है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी आपके पास 725 के यहाँ छापा मारा और 25 को आपने पकड़ा, तो कहाँ तक आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या होगा? आपके प्रदेश में मृत्यु दर भी बढ़ रही है, आपके प्रदेश में संक्रमण भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अगर सरकार ने समय पर व्यवस्था की होती तो निश्चित रूप से आज की है वो स्थिति नहीं होती। सरकार अगर सोई भी न रहती, सरकार हाथ में हाथ रखने बैठी रहती, तो निश्चित रूप से आज के दौर हम गुजर रहे हैं वो स्थिति नहीं बनती, तो बहुत कुछ सुधार मिलता है। लेकिन सरकार ये तो अपने हाथ पांव चारों तरफ से बहुत सरकार ने उस पर काम नहीं किया, न सरकार के अधिकारी ने, न शासन तंत्र चलाने वाले लोगों ने। आपने देखा होगा 2-3 दिन के बयानात देख लीजिए। आज हरक सिंह जी का बयान है, फ्रंट पेज की खबर है कि स्थिति आने पर हम पूर्ण लॉकडाउन भी लगाएंगे, उसका इंतजार करते हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शमशान घाट में हम किसी के लिए किसी की कोई कमी नहीं होने देंगे। आप ये मानसिकता समझ सकते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति आए और मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि शमशान घाट में लोगों के जाने की स्थिति आए। ये नहीं कह रहे हैं कि हम अस्पतालों में व्यवस्था सुधारेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधारेंगे। देखिए, सरकार के फेलियर का सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि इनके ही राज्यसभा सांसद ने आज ऑक्सीजन के सिलेंडर भिजवाए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भिजवाई है। ये सरकार की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब देखिए, एक सांसद भिजवा रहा है लेकिन सरकार उसको व्यवस्था नहीं कर रही। सरकार ने कहा कि हर सांसद हर विधायक हमारा 1 करोड़ रुपया कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए खर्च करेगा, लेकिन अभी तक जहाँ तक पूजा जी मुझे जानकारी है कि विधायक निधि के लिए कोई जियो जारी नहीं हुआ, विधायक निधि के खर्च की कोई व्यवस्था नहीं हुई, बजट का एलोकेशन तक सरकार ने अभी तक नहीं किया है। ये स्थिति है इस प्रदेश की। बिल्कुल। तो प्रभाकर जी, इस स्थिति में, ठीक है, आपके पास लौटेंगे मथुरा दत्त जोशी जी। अब ऐसी स्थिति में प्रभाकर जी कैसे, देखिए व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर मैं पौड़ी की बात करती हूँ, आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि एक 3 साल की बच्ची को इलाज कराने के लिए जब उसे चोट लग जाती है, उसका पिता जाता है तो पता चलता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धागा तक नहीं है जिससे टांका लगाया जाता है। तो आप जरा स्थितियों का आकलन करवाइए। जब मंत्रियों को जिले वाइज जिम्मेदारी दी गई है तो फिर उसका निर्वहन क्यों नहीं किया जा रहा है? इस जिम्मेदारी के साथ जब तक पालन नहीं करेंगे, सिर्फ कह देने से कि व्यवस्थाएं हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि व्यवस्थाएं सही तरीके से धरातल तक पहुंच पाएंगी। देखिए पूजा जी, एक चित्र ये है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी जान पर खेल करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी जान पर खेल करके व्यवस्थाओं में लगे हैं। जो पुलिस कर्मी हैं वो भी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं। सब लोग युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करेंगे तो सब आकर्षित होंगे। फिर लोगों के मन में गुस्सा आता है तो गुस्सा इन पर निकलता है। इसलिए ये जो हमारे बहुत वरिष्ठ मित्र हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन पूरा वक्तव्य पढ़े बगैर ये लोग कह देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने शमशान को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये जो कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत है, उन्होंने कहा था कि शमशान में जो लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं सुधारी जाए। अब इसको लेकर के बयान को तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल उसको कोई दूसरी हेडिंग बना दो, मुख्यमंत्री के नाम से जोड़ दो, ये ऐसा राजनीति इस समय ठीक नहीं है। दूसरी बात है, स्थिति ये है कि नींबू जैसी छोटी चीज जो 160 रुपए किलो, नारियल पानी जो 40 का मिलता है वो 200 रुपए किलो। अब अगर सरकार इस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई करने लगेगी तो पैनिक फैलता है। इसलिए सरकार चुने हुए मामलों में जो सारा का सारा ध्यान सरकार का इसमें कोरोना से लड़ने के, कोरोना की व्यवस्थाएं बनाने के लिए है और सरकार सारी व्यवस्थाएं बना रही है, युद्ध स्तर पर कर रही है। अब मैंने कहा कि महामारी का आकार थोड़ा बड़ा है,
इसलिए व्यवस्थाओं उसकी महामारी की तुलना में, आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन बहुत निराशाजनक चित्र है। और ये कह रहे हैं सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और सरकार समय से नहीं किया। ये इस प्रकार के आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, इससे सबका मनोबल गिरता है, समाज में निराशा फैलती है और लोगों पे जो स्वस्थ होने का जिनकी मनस्थिति है उनके सामने बहुत नकारात्मक चित्र प्रस्तुत करने से ये अच्छी बात नहीं है। इस समय सोच भी सकारात्मक चाहिए, दृष्टिकोण भी सकारात्मक चाहिए और कर्म भी सकारात्मक चाहिए। हम लोग कहाँ क्या सहयोग कर सकते उसके लिए तत्परता दिखानी चाहिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि कैसे कोई व्यक्ति सकारात्मक रहे जब ऐसी परिस्थितियां बनी हो। रामनगर में लगभग 1 महीने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की तैनाती तक नहीं की गई है। कोविड केयर सेंटर में जब एक डॉक्टर जो इकलौता वहां पर इलाज दे रहा था, मरीजों को क्या इलाज कर रहा था, उसके संक्रमित हो जाने के बाद से अभी तक वहां पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। कई बार शिकायत दी गई है। आप पहले ये जवाब दे दीजिए कि आखिर अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है, जबकि 35 गांव उससे जुड़ा हुआ है। देखिए पूजा जी, ये स्पेसिफिक कहाँ पर क्या है, हर जिले के लिए प्रभारी मंत्री बना दिए गए, उच्च अधिकार प्राप्त मंत्री बना दिए गए। हमारे मित्र कह रहे थे पैसा रिलीज नहीं हुआ, 1 करोड़ के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2-2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसलिए कि और उनको कहा नहीं, तो पहले आप ये जवाब दे दीजिए ना, उसके बाद मंत्री जी की भी बात पे आएंगे कि आखिर अभी तक डॉक्टर की तैनाती क्यों नहीं की गई है। जब ये कहा जा रहा है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं, व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, ये आप ऐसा मत कोक कीजिए। मैंने तो पहले कहा है कि जितनी आवश्यकता है उसकी अपेक्षा, उस संक्रमण का आकार बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा जो है उसकी अपेक्षा यह मामला कम हो सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि पर्याप्त हो गई और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कहा। आपने नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं। मैंने कहा कि पूरे युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ये आरोप लगाना सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं किया, ये ऐसा निराशाजनक नहीं है। बहुत सरकार संवेदनशील है, जिम्मेदार है, सब प्रकार के काम हो रहे हैं। कुछ कोर कसर जहाँ पर है, जब संज्ञान में आ रहा है उसको तुरंत उसको ठीक किया जा रहा है। अभी उपनल के माध्यम से 239 नई भर्ती की गई हैं, डॉक्टरों को पहाड़ पे भेजा गया है, सब व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ जो कोर कसर है वो की गई है। नए अस्पताल बने हैं, नए बाहर की स्थिति तो ये है कि ये कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि वहां पर वो नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है। जब वहां पर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, डॉक्टर तो इसलिए कतरा रहे हैं। ठीक है, इस पर लौटेंगे आपके पास। इस बीच लगातार मथुरादास जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, लौटेंगे आपके पास। मथुरादास जोशी जी, जब कार्रवाई हो रही है कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए, लगातार प्रशासन भी युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो वो धरातल तक पहुंच पाने में क्यों कारगर साबित नहीं हो रही है? देखिए, निजी संस्था की तरफ से ऑक्सीजन भी जो है पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो फिर कैसे समझा जाए कि सरकार संवेदनशील है? जैसा कि प्रभाकर जी भी कह रहे हैं, लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जोशी जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, जोशी जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन प्रभाकर जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी कि अगर पौड़ी क्षेत्र की बात कर ली जाए, जो भी पहाड़ी इलाके हैं, अगर वहां पर क्षेत्र की बात, तमाम वहां इलाकों की बात करें, तो डॉक्टर्स इसलिए कतरा रहे हैं कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जब डॉक्टर वहां जाने से कतराएंगे तो फिर मरीजों को इलाज कैसे मिलेगा? पूजा जी, ये केवल व्यवस्था आज की है और अभी हो रही है ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था डॉक्टरों की कमी, डॉक्टरों के न जाने की प्रवृत्ति बहुत पहले से, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, सरकार इसमें युद्ध स्तर पर सारे काम कर रही है। सरकार को अब ऐसे मौके पे जो कार्रवाई हो सकती है, इसमें डॉक्टरों का मनोबल नहीं गिराया जा सकता। डॉक्टरों को भेजा जा रहा है और प्रेरित किया जा रहा है। सब प्रकार के मंत्री, जो प्रभावी मंत्री और विधायक वहां के हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं। और देखिए पूजा जी, समाज की स्थिति ये है कि अभी नागपुर का समाचार था कि 4 जो है पूरे के पूरे कंटेनर वो गायब कर दिए गए ऑक्सीजन के। ये स्थिति है। दिल्ली का समाचार पढ़ रहे हैं कि वहां पर एक पार्षद ने सारी जमाखोरी, विदेश से आए हुए सारे सिलेंडर घर में छुपा लिए। दूसरा, एक ये जो है, ये बड़े बड़े लोग, ये प्रभावशाली लोग हैं, ये सब हो रहा है। समाज का चरित्र है ये, इस चरित्र से भी लड़ना है। और ये खाली सरकार लड़ेगी चरित्र से, सरकार तो अपराध को रोकेगी, लेकिन समाज भी जागरूक होकर के, घर से बाहर नहीं निकले लोग, अब बिल्कुल टोटल लॉकडाउन लग जाए, हर के आदमी के पीछे पुलिस लग जाए,
इतनी सख्ती करने के बजाय सरकार ये सोच रही है लोगों को प्रेरित किया जाए, शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए, सब लोग इसमें लगे। अब सेवा के काम में बहुत लोग लगे, मरीजों को औषधियां पहुंचाई जा रही हैं, जूस पहुंचाए जा रहे हैं, भोजन पहुंचाया जा रहा है, स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। जब सारा चित्र बहुत निराशाजनक प्रस्तुत करते हैं तो सबका मनोबल टूटता है, और जो लोग रोगी हैं, जो जिनके जीवन की आशा जिनको है, उनके और उनके परिवार वालों को सबका मनोबल टूटता है। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका चित्रण, नकारात्मक चित्रण थोड़ा कम किया जाए। और बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होकर घर जा रहे हैं, बहुत लोग कोरोना को पराजित कर चुके हैं, ये भी हो रहा है। साथ साथ लोग, बहुत जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, अभी आपका देहरादून का समाचार है कि वो जो है उनके पिताजी की डेथ हो गई डॉक्टर के, लेकिन वो वहां जाने के बजाय अपनी ड्यूटी पर लगे रहे। ऐसे उदाहरण प्रेरणा देने वाले, अनुकरणीय। आपने देहरादून का जिक्र किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, दून अस्पताल से कोविड पेशेंट भाग जाता है, फरार हो जाता है, लेकिन उसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होती। अब इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, ये जिम्मेदार ठहराने वाला जो शब्द है ना कि हर चीज पे एक जिम्मेदार, हर चीज पे जांच बुझाओ, हर चीज पे जिम्मेदार। पहले सबसे पहली आवश्यकता आज कोरोना से लड़ने की है। कोरोना से लड़ने वाले जिनको जीवन का संकट है, प्राणों नहीं तो कोरोना से लड़ना है, तभी तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक कोविड पेशेंट अगर अस्पताल से भाग रहा है या फिर वो लापता हो जाता है, वो जिन के बीच में जाएगा, जो लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो वो कोरोना का विस्फोट ही होगा ना। तो उस पर भी तो जरूरी है, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। उसको रोकने की बात है, उसको ढूंढ करके वापस लाने की बात है। तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी। ये देखिए, ये जो है, मैंने कहा कि युद्ध में सबसे पहले शत्रु को पराजित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है। ये युद्ध काल है, ये युद्ध काल में कोरोना को हराना है, लोगों का मनोबल बनाए रखना। लोगों का मनोबल टूटेगा, जो कल मरने वाला है आज संकट में आ जाएगा। सबका मनोबल बढ़ा करके सरकार प्रयास कर रही है, हमारे साथ लोग खड़े हैं, हमारे साथ समाज खड़ा है, हमारे साथ सरकार खड़ी है। इस प्रकार का संदेश सबके मन में जाना चाहिए, इससे चीजें ठीक होंगी। इसलिए बार बार आग्रह ये है कि इस समय वातावरण ठीक है, कुछ कमियां हैं व्यवस्था में, आज की नहीं है। ये 70 सालों से अगर नहीं पर्याप्त मात्रा में अस्पताल बने, हर अस्पताल के साथ ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। अब ये कोई आज की व्यवस्था या डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है, आज कहीं से डॉक्टर विड्रॉ नहीं किए गए, कोई अस्पताल बंद नहीं किया गया, कोई डॉक्टर नौकरी से नहीं निकाला गया। ये व्यवस्थाओं में कमी है, कमी पहले से, उसको दूर किया जा रहा है। ये महामारी का बहुत बड़ा संकट है, विश्वव्यापी संकट है। और साधन संपन्न सब प्रकार के जो देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, अमेरिका में 6 लाख लोग मारे गए। ये जो है, ये युद्ध का समय है, ये जो समय है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आप चुनाव में कहते रहिए, जितने मर्जी आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है, इस समय सबको साथ मिलकर के तत्परता दिखाइए, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, आप आइए, हम भी साथ खड़े हैं। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है, विपक्ष समाज के साथ खड़ा है। ये भूमिका निभाने के बजाय अगर विपक्ष केवल आरोप में लगा रहेगा, सरकार को कटघरे में खड़े करने के उसी में लगा रहेगा, कोरोना से कैसे लड़ेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं मथुरा दत्त जोशी जी। अगर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहेंगे तो फिर कोरोना से कैसे लड़ेंगे? प्रभाकर जी की बात का जवाब दीजिएगा। आप तो एंकर हैं, आप हमारी जज की भूमिका में हैं। मैंने एक भी आरोप लगाया गया, मैंने सवाल खड़े की कि आपने ये आरोप अगर समझते हैं प्रभाकर जी, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। प्रभाकर जी तो विद्वान आदमी है। अब उनके सामने समस्या ये है कि खुद सरकार गलती कर रही है, वो कितनी सफाई दे, उनको भी सफाई देने में बड़ी दिक्कतें आती है, निश्चित रूप से आती हैं। अब अभी उससे पहले प्रभाकर जी ने कहा कि बंशीधर भगत जी ने कहा, जो बयान दिया, मैंने उसका भी जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्डेड बयान है, मेरे प्रूफ अगर दे दे तो मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान है कि हम शमशान घाट में कोई भी अव्यवस्था नहीं होने देंगे, वहाँ सारी व्यवस्था करेंगे। क्या एक मुख्यमंत्री को या एक कैबिनेट मंत्री को, जो मंत्री प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हों, वरिष्ठतम मंत्री हों, 1991 से लगातार एमएलए रहे हों, इस संकट की घड़ी में हतोत्साहित करने वाला बयान क्या सरकार के मंत्री नहीं दे रहे हैं? क्या विपक्ष दे रहा है? विपक्ष ने हर हमेशा रचनात्मक सहयोग दिया है। विपक्ष ने हर हमेशा कहा है कि जो हमारे लायक काम है, जो सुझाव आपको चाहिए, जहां पर आपको सहयोग की आवश्यकता है, विपक्ष कांग्रेस पार्टी उसमें आपको सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन व्यवस्थाएं करने का काम तो सरकार का है। बिल्कुल, सरकार क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रही है? सरकार को अगर कोई दिक्कत है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, हमारे पास ये दिक्कत है,
इसलिए हम ये व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को हमें मदद करने की आवश्यकता है, ये कहना चाहिए। जैसा अब सरकार कह रही है, कभी डीआरडीओ से मदद ले रही है, केंद्र के सरकार को मदद के लिए कह रही है, अन्य संस्थाओं को मदद के लिए कह रही है। अब सरकार उसमें आ रही। जब मैंने कहा कि सर पे पानी उतर गया, मैंने क्यों कहा, मैंने कहा कि हाथ में हाथ धरे बैठने वाली बात मैं पुनः दोहरा रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि क्यों उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री कहता है कि आप कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे तो कुंभ में आएंगे। मुख्यमंत्री जी शपथ लेके ही कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए। और हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ता है कि आप 72 घंटे पहले की RT-PCR लेके आइए। क्या हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? देखिए, फिर प्रभाकर जी कहेंगे आरोप लगा रहे हैं। भाई सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी, डॉक्टर्स वाली बात आपने उठाई। देखिए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है, डॉक्टरों को व्यवस्था नहीं। आज अभी बताऊं मैं, जो बर्फानी कोविड अस्पताल इन्होंने हरिद्वार में बनाया है, क्या वहां पर जो स्टाफ तैनात है इधर उधर से जहां से भी लाए हैं, व्यवस्था की है सरकार, लेकिन उस स्टाफ की सुरक्षा का क्या होगा? आप वहाँ बिल्कुल इसका भी जवाब लेना होगा कि स्टाफ की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं कई अस्पतालों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं प्रभाकर जी कि कोरोना मरीजों को कोरोना किट तक नहीं मिल पा रही है। अब जरा सोचिए कि अगर किट नहीं मिलेगी तो फिर मरीजों का इलाज कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बरकरार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो कैसे इस महामारी के दौर में, जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, कैसे लड़ेगी सरकार? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, दूसरी तरफ कालाबाजारी जोरों पर है। कब इस पर लगाम लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे TV 100 के साथ। नमस्कार।